ठीक है। हाँ। अ, नमस्कार सभी लोगों का ज्ञानोत्सव की इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हमारे साथ हैं, मैं अवनींद्र ठाकुर। अ, और आज हमारे साथ हैं ऋषभ महेंद्र जी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर हमारे साथ आए हैं। और मुझे लगता है कि आज के समय में इससे ज़्यादा रेलिवेंट टॉपिक शायद ही कोई होगा जिसमें दो तरह की बातें वो कर रहे हैं एक साथ। पहली बात तो यह है कि फार्मर्स के समस्याओं की बात कर रहे हैं और उनके समाधान में कोऑपरेटिव के रोल की बात कर रहे हैं। तो दो तरह की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम ये हम ये समझें कि फार्मर्स की समस्याएं क्या है और उसके समाधान के रूप में कोऑपरेटिव का क्या रोल है। तो दोनों साइड की स्टोरी है। एक तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि समस्याएं क्या है, उनके साथ समाधान। तो एक ही टॉक में इन दोनों चीजों का होना मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर रिसर्च में हम लोग समस्याएं तो देख पाते हैं, बट डायरेक्टली उसे लिंक नहीं कर पाते कि इसका क्या समाधान है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे गणमान्य लोग हैं यहाँ पर और इस पर अच्छा डिस्कशन हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अभी रिसेंटली जिस तरह से कलेक्टिव एक्शन हुआ है इंडिया में, जिस तरह से एजिटेशंस हुए हैं, जिस तरह से फार्म लॉ की बात हुई और उसे जिस तरह से वापस लिया गया, एक मैसिव कलेक्टिव एक्शन देखा गया, उसके परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है, और इलेक्शन भी सर पर है, और आंकड़े भी कहते हैं कि देश के आधे लोग अभी भी कृषि पर निर्भर हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि ऋषभ जी का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग बिना टाइम ज्यादा लिए हुए ऋषभ जी से अनुरोध करते हैं कि वो अपनी बात रखें, और मे बी आधे घंटे तक आप अपनी बात रखें। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस और क्वेरीज रखेंगे और इंटरैक्टिव होगा वो सेशन। ठीक है ऋषभ जी, पीएचडी आप, मुझे लगता है कि आप दो तीन लाइन आप स्टार्ट करें खुद के इंट्रोडक्शन से, बेहतर होगा। और उसके बाद आप शुरू करें अपनी बातें। हाँ, अपन कहीं बंद करने रहो। बिल्कुल ऋषभ जी, आपके आपके पास माइक जा रहा है। थैंक यू सर। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आप दो चार लाइन अपने बारे में जरूर बताएं। जी सर। सो नमस्कार सभी को। मैं अपना प्रेजेंटेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में थोड़ा बहुत चेंज कर करके बोलूँगा। मेरा नाम ऋषभ महेंद्र है। मेरा जन्म पटना बिहार में हुआ था। मेरे पिताजी केंद्रीय विद्यालय के टीचर हैं और आज इस ज़ूम कॉल पर भी हैं। और 1999 से मैं चेन्नई में रहा हूँ, पला-बड़ा हूँ चेन्नई में। सारी एजुकेशन मेरी चेन्नई से हुई। और इकोनॉमिक्स में मैंने अंडर ग्रेजुएशन किया। फिर मेरा इंटरेस्ट एनवायरमेंटल इश्यूज़ की ओर बढ़ता गया, तो फिर एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में मैंने अपनी मास्टर्स करी है। और ऑल्दो अभी मेरी पीएचडी एग्रीकल्चरल एंड एप्लाइड इकोनॉमिक्स में है, बट मोस्ट ऑफ मेरा रिसर्च revolves around conservation of ecosystems, restoration of ecosystems, and मैं एक नया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा हूँ, कंसेप्चुअलाइज कर रहा हूँ, जो जिसका नाम है इकोसिस्टम कोऑपरेटिव्स। ऑल्दो एग्जिस्टिंग एफर्ट्स जो हैं टू प्रोटेक्ट नेचर, टू कंजर्व और रिस्टोर नेचर, इन सम वे कलेक्टिव एक्शन इन्वॉल्व करते हैं, बट देन कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है आज तक जो एज अ कोऑपरेटिव वर्क करता है। तो मेरा रिसर्च प्राइमरली उस चीज़ से रिलेटेड है। एक इन्फॉर्मेशन जो मैं हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे शेयर करता हूँ कि मेरा लाइफ का गोल है टू एंड पॉवर्टी, एंड हंगर एंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स। और साथ ही साथ सिंस मेरा पैशन है टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग नेचर, आई वांट टू एंश्योर दैट जब तक मैं ज़िंदा हूँ ऐसे मेजर्स उठाऊँ, ऐसे ऐसे काम करूँ जो इकोसिस्टम्स को भी प्रोटेक्ट करने का काम करें। और थ्रू आउट माई स्टूडेंट लाइफ अभी भी जो कंटिन्यू हो रहा है, मैं अपने आप को इन्वॉल्व करते रहता हूँ स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में। अ लॉट ऑफ टाइम्स जब मैं
बाहर जाता हूँ, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस में पार्टिसिपेट करता हूँ, तो मोस्टली अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स मिलते हैं। बहुत रेयरली कोई पीएचडी स्टूडेंट मिलता है जो इन सब एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है। तो ये सब मेरे पैशन हैं और मैं अपने पीएचडी के काम के बारे में भी आज बात कर सकता था, बट आई थॉट गिवन द चैलेंजेस, जैसे अवनींद्र सर ने कहा कि इंडिया में जो फार्मर का प्रॉब्लम है, फार्मर्स जो कल्टीवेटर्स हैं प्लस जो लेबरर्स हैं, दोनों फेस करते हैं। एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मेरे डिपार्टमेंट में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है कोऑपरेटिव्स को लेकर, प्राइमरली एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स। एंड यूनाइटेड स्टेट्स लीडर है को एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स के मामले में। तो मुझे लगा कि ज्ञानोत्सव के प्लेटफॉर्म पर जहाँ हम पॉलिसी के इश्यूज डिस्कस करते हैं, बहुत सारे इश्यूज डिस्कस करते हैं जो सोसाइटी को अपलिफ्ट करे। और सिंस हम लोग का फोकस बिहार की ओर ज़्यादा है, एंड एक टाइम पे जो लीडर हुआ करता था, जो रीजन ऐसा था जहाँ पर दुनिया भर के लोग आते थे, जो दुनिया को गाइड करता था, आज वही रीजन बहुत बैकवर्ड कंडीशंस में है। ऑल्दो इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, बट आई थिंक प्लेटफॉर्म्स लाइक ज्ञानोत्सव बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस दे सकते हैं फ्यूचर में। तो आई विल स्टार्ट लाइक जो फ्लायर में टॉपिक है और मेरा पीपीटी का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट साउंड कर रहा है, बट इट्स द सेम थिंग। लाइक आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स, एंड इज दिस a solution for India's farmers' problems? सो डॉक्टर पनागरिया ने 2008 में एक पेपर लिखा था, और उस पेपर में बहुत सारे चैलेंजेस की बात की गई थी जो इंडियन फार्मर्स और इंडियन फार्म लेबरर्स फेस करते हैं। और कुछ प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पर लिस्ट किए हैं। फेलियर ऑफ क्रॉप्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, बिकॉज पैसे जाते हैं लोगों के, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, टाइम और पैसा इन्वेस्ट होता है, और क्रॉप्स जब फेल कर जाते हैं तो आपको रिटर्न नहीं मिलता। एंड विजुअलाइजिंग दिस इन टर्म्स ऑफ नॉन फार्मर्स, जस्ट इमेजिन कि आपने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है पर्टिकुलर एजुकेशन में, लाखों रुपए अगर आपने खर्च किए हैं और आपको नौकरी नहीं मिल रही है, और अगर आपने लोन लिया हुआ, तो इट्स अ सिमिलर प्रॉब्लम जो कि नॉन फार्मिंग कम्युनिटी बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होती है इसके बारे में। अम, और ये सारे जो रीज़न्स हैं, अम अम, ये ईदर डायरेक्टली फार्मर से या फार्मर्स के रिलेटिव से पूछकर डिवाइस किए गए थे। तो कई बार फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं फार्मर्स को, क्रॉनिक इलनेस होती है, जब हेल्थ के एक्सपेंसेस आ जाते हैं आपके डेली एक्सपेंसेस में, तो वो आपका एक मेजर चंक ऑफ इनकम या सेविंग्स कंज्यूम कर लेते हैं। कई बार लोगों को डेट लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है अपने इलनेसेस के लिए। अ लॉट ऑफ टाइम्स मैरिज के टाइम मोस्टली जो डॉटर्स की मैरिजेस होती हैं, डॉरी का प्रॉब्लम है। इवन दो इंडिया में प्रोविजन है, एक्ट है, बट देन ये कल्चरल नॉर्म है जिससे इंडिया अभी तक मुक्त नहीं हो पाया है। और आई एम श्योर एवरीबॉडी हियर इज अवेयर कि कितना ज़्यादा पैसा डिमांड किया जाता है कई बार मैरिजेस में। एंड लाइक फनीली मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है उसको मैरिज मार्केट भी कहा जाता है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस लेन देन। कई बार पॉलिटिकल अफिलिएशंस होते हैं लोगों के, और अगर आपने सपोर्ट नहीं किया अपने लोकल लीडर को, इन अ लॉट ऑफ टाइम्स ये बहुत ही लोकल एक पंचायत लेवल के जिला लेवल के लीडर्स हैं, उनके साथ अगर आपके टर्म्स अच्छे नहीं मेंटेन हुए, तो आपको वो सारे बेनिफिट्स, लाइक एज फार्मर्स आपको वो सारे बेनिफिट्स नहीं मिल सकते हैं जो आपको मिलने चाहिए। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, लाइक बहुत सारे जो फार्म लैंड्स हैं ओवर द ईयर्स फ्रैगमेंट होते गए हैं, स्मॉलर होते गए हैं,
तो विद इन फैमिली अब वो डिस्प्यूट होता जा रहा है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ फैमिलीज़ जहाँ से बच्चे पढ़ लिख कर बाहर निकल जाते हैं, बट देन कई फैमिलीज़ आज भी ऐसी हैं जो फार्मिंग में ही इन्वॉल्व्ड हैं। सो वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स एक बहुत मेजर रीज़न, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। डेट की मैंने बात कई तरीके से करी। कई दफ़ा प्राइसेस क्रैश कर जाते हैं एंड ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में रिसर्च का। कई बार कोई एक्सट्रीम इवेंट आ गया, कई कई बार ग्लोबल प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, ट्रेड पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्राइस को अफ़ेक्ट करते हैं एंड दैट डायरेक्टली अफ़ेक्ट्स द टोटल रेवेन्यू जो फार्मर्स अर्न कर सकते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा बड़ा प्राइस क्रैश हो रहा है तो दैट आल्सो अफ़ेक्ट्स इंडियन फार्मर्स। um, like a lot of times farmers borrowings भी ले लेते हैं for non-farm activities as well, and that also like for construction of houses and things like that, and that also causes a lot of challenges for farmers. um, and apart from all farming activities, activities related to farms and non farm activities में जो losses होते हैं के भी कारण फार्मर्स को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो आप सभी से एक नॉर्मल क्वेश्चन है। सो व्हाट डू ऑल दीज प्रॉब्लम्स हैव इन कॉमन? लाइक कुछ एक कॉमन थीम निकल कर आ रहा है क्या इन प्रॉब्लम से? कोई भी अगर जवाब देना चाहे। If not, I'll just proceed to share about what this relates to. So in this paper, like Dr. Panagaria actually found out that these were the major reasons for farmer suicides in India. And despite government changes, despite a lot of policies coming into place, farmer suicides haven't reduced. वो जो पास्ट में हुआ करते थे, बीच में बिटवीन 2007 टू 2014 थोड़े बहुत रिडक्शंस हुए थे, बट थोड़े बहुत रिडक्शन डज़ नॉट मीन फार्मर सुसाइड्स खत्म हो गए। एंड आई थिंक लाइक कुछ मेजर्स जो सरकारों ने लिए हैं पिछले 3-4 डेकेड में, दैट हैव इंक्लूडेड मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम फॉर सर्टेन क्रॉप्स, सारे क्रॉप्स के लिए नहीं है। And one of the major demands that farmers have is majority crops के लिए या तो सारे crops के लिए minimum support price होना चाहिए। क्रॉप इंश्योरेंसेस हैं, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड है क्रॉप इंश्योरेंस अवेल करना। एलिजिबिलिटी के इतने सारे क्लॉजेस हैं कि कई दफ़ा लगता है कि इतना पैसा जा रहा है, हज़ारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, बट बहुत ही कम लोग उसको अवेल कर पा रहे हैं। तो पॉलिसीज़ हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है ताकि फार्मर्स को पता चले कि कौन-सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए। एक बहुत बड़ा चैलेंज जो फार्मर्स फेस करते हैं कि वो फर्टिलाइज़र लेकर आ जाते हैं, उनको पता नहीं है कि इस लैंड में इस क्रॉप के लिए किस अमाउंट कितना-कितना फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए। तो वो भी उनके क्रॉप के आउटपुट्स को अफ़ेक्ट करता है। सरकार के अलावा कई सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, कई सारे एनजीओज हैं जो फार्मर्स को ट्रेनिंग देते हैं कि क्या-क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या-क्या चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं। कौन से मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं जिनसे उनका प्रोडक्शन इम्प्रूव होगा। जो नई-नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, ईदर इंडिया में डेवलप हो रही हों या इंडिया के बाहर डेवलप हो रही हों, उनको कैसे अडॉप्ट किया जाए, और मार्केट को कैसे एक्सेस किया जाए, कैसे बेटर प्राइसेस एक्सेस किए जाएँ फार्मर्स द्वारा। बट ये सारे इतने सारे ये बहुत छोटा लिस्ट है ऑफ ऑल द पॉलिसीज़ एंड इनिशिएटिव्स दैट आर एक्सिस्टिंग, बट डिस्पाइट हैविंग ऑल दीज़ इनिशिएटिव्स, आज भी हर रोज़ फार्मर सुसाइड कर रहे हैं। आज भी हर रोज़ आपको फार्मर्स सड़क पे प्रोटेस्ट करते नज़र आ जाएँगे। तो
लाइक अगर हम देखें 2014 से लेके 2022 के बीच में अ, इतना ही डेटा अवेलेबल था नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड्स ब्यूरो के, इसमें 1 लाख से भी ज़्यादा फार्मर्स ने सुसाइड किया है, एंड दैट इज़ ऑलमोस्ट 30 फार्मर्स, फार्मर people in farming sector like farmers and farm laborers. There has been a decline in the suicides of farmers in general, but uh, उसके like the numbers have shifted towards farm laborers and जो वर्ल्ड के कोऑपरेटिव्स हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा ब्रीफली शेयर करूंगा, दे आर मोस्टली फॉर फार्मर्स, ऑल्दो इंडिया में उनकी भी ज़रूरत है, बट आई थिंक एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इश्यू का जो कंसर्न है दैट इज़ रिगार्डिंग फार्म लेबरर्स एज वेल. A lot of problems जो हम अभी के करंट फार्मिंग सेक्टर में विटनेस करते हैं, लाइक दे कैन ऑल बी ट्रेस बैक टू द अर्ली 1990s, जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स कम होने लगे, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया, एक्सटर्नल ट्रेड हैज़ इंक्रीज़. लाइक अब यूएस का देखें तो यूएस में जब फार्मर्स को प्रॉब्लम्स होते हैं, रिलेटिवली कंपेयर टू अ कंट्री लाइक इंडिया, यहाँ के फार्मर्स ज़्यादा लिटरेट हैं और बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, तो ये सारे प्रोटेस्ट पे करने लग जाते हैं. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स यूएस सैंक्शंस प्लेस करता है, ट्रेड बैरियर्स प्लेस करता है, जो इनके फार्मर्स को हेल्प करता है यहाँ पर. And that's because of the power that farmers have in this country. But इंडिया में हम वो सब चीज़ें जल्दी, मतलब बहुत कॉमनली नहीं देखते. मतलब ऑल्दो सैंक्शंस आते हैं, ट्रेड बैरियर्स आते हैं, but then a lot of times they happen during the times of elections, just before elections, ताकि फार्मर्स को लगे कि पॉलिटिकल पार्टीज या जो पार्टी सरकार में है वो उनको सपोर्ट करने के लिए ऐसी चीज़ें कर रही है, बट एज सुन एज इलेक्शन ख़त्म होता है, थिंग्स गो बैक टू वेयर दे आर, स्लोली दे ट्रांजिशन इनटू वेयर दे आर, एंड प्राइमरली टू सपोर्ट द प्राइवेट प्लेयर्स जिनकी काफ़ी ज़्यादा लॉबिंग होती है इन एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर. स्टेट सब्सिडीज में काफ़ी डिक्लाइन हुआ है, लाइक and this may not be in absolute terms, but like percentage wise, कई जगहों पर there has been decline in subsidies to farmers, um, and overall जो formal agricultural loan and credit है, वो भी percentage wise shrink होता नज़र आ रहा है. इन इंडिया में 2013 से 2019 के बीच में जो परसेंटेज ऑफ फार्मर्स डेट में हैं, उनका परसेंटेज भले कम हुआ हो, बट देन द टोटल नंबर हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 902 lakhs to 930 lakhs in the same period. सो मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगा जो यहाँ पर कई सारे लोग डिस्कस करते हैं, आसानी से इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है ये स्टोरी, एंड दैट इज़ अबाउट द परचेज ऑफ यूएस ट्रैक्टर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द ऑयल प्राइसेस. इनिशियली जब ट्रैक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए थे इस कंट्री में, हज़ारों लोगों ने, ऑलमोस्ट 1 लाख फार्मर्स ने ट्रैक्टर्स परचेज किया था, एंड एट द सेम टाइम जो रॉकीफेलर फैमिली है, द रॉकीफेलर इंस्टीट्यूशन दैट कंट्रोल्स ऑलमोस्ट 90% ऑफ ऑयल सेक्टर, इन लोगों ने प्राइसेस बढ़ा दिए, ऑलमोस्ट डबल कर दिए फ्यूल प्राइसेस. For some farmers it was not a major challenge, but then it definitely was a challenge. अगर आप इकोनॉमिक्स देखें तो any input का price will reduce the total revenue that you are going to get. But कई सारे ऐसे फार्मर्स थे जिन्होंने ट्रैक्टर्स लोन पे लिया था, और they thought कि this will help their condition, but then जब इसके साथ-साथ आपका ऑयल का, फ्यूल का प्राइस बढ़ जाता है, तो आप हेजिटेट करने लग जाते हैं, और
This is one of the most powerful movements, cooperative movements in the United States, जहाँ all these farmers who purchased tractors decided कि they will not purchase any fuel at all, and within no time fuel prices को uh, half कर दिया गया, which was the original fuel prices. So this is a very and ऐसे बहुत सारी stories आपको मिलेंगी जहाँ पर um, in the agricultural sectors, farmers have come together, they have stood united, and that's the reason why they did not fall, why they prospered. There are several other issues that they face, but um, ये जो market के forces हैं, कई बार prices हो गए of different kinds of inputs that farmers have to deal with, and in situations where they come together, they have found that to be a solution, collective action to be a solution. Um, so cooperatives exist in all sorts of um, um, organizations, like laborers के अपने cooperatives होते हैं जो जिनको हम यूनियन के नाम से जानते हैं, लेबर यूनियंस, जो एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हैं या जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं या जो भी इस तरीके के मूवमेंट्स हैं, वो भी एक प्रकार के कोऑपरेटिव हैं, कलेक्टिव एक्शन हैं. And agricultural cooperative is one of the most prominent of collective actions, at least in the United States. And जो definition है इसका basic essence ये है कि nobody is forced into a cooperative. It is a voluntary association where people come together for their mutual economic benefits. And uh, almost most countries, most developed countries, for to be specific, follow the principles of cooperatives laid down by International Cooperative Alliance. इंडिया में कुछ हद तक कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इसको फॉलो करते हैं, बट बहुत कम इसका इम्पैक्ट है इंडिया के अंदर. So some of these principles, like these are the 7 principles. Most of these are followed by most cooperatives. First one is voluntary and open membership. There's no restriction. अगर आप particular मान लीजिए कि डेयरी कोऑपरेटिव है, तो उसमें आप किसी को क्लोज नहीं करेंगे कि आप नहीं आ सकते हो, आप ही आ सकते हो, और किसी को फोर्स भी नहीं किया जाएगा कि आपको ज्वाइन करना ही है. डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, अनलाइक अदर ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पर कुछ लोगों के ऊपर, जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर ओन फर्म्स हैं, तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके हाथों में कंट्रोल रहता है, या कोई बड़ी प्राइवेट फर्म है तो उनके जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनके हाथों में कंट्रोल होता है कि क्या होगा. Um, and if they are getting things from farmers, like if we just look at companies that are agro based companies, वहाँ पर जिनसे ये लोग सामान ले रहे हैं, जिनका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उनके हाथों में कोई कंट्रोल नहीं है कि ये कंपनी क्या डिसाइड करेगी. बट एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स में का जो मॉडल है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि एनी पॉलिसी और एनी स्टेप फॉरवर्ड दैट इज बीइंग टेकन बाय that cooperative will have to seek vote of each and every member. छोटे से छोटा फार्मर हो या बड़े से बड़ा फार्मर हो, हर किसी के पास एक वोट होता है. People cannot influence, like people with larger farm holdings cannot influence what direction the cooperative is going to go to. हर मेंबर का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है, आप बस ऐसे हवा हवा में नहीं जो ज्वाइन कर सकते. लाइक बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में होता है जहाँ पर पीपल जस्ट ज्वाइन फॉर द सेक ऑफ ज्वाइनिंग, बट दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग. बट इन एन एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव आपको इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा ताकि आपकी इन्वॉल्वमेंट बनी रहे, एंड यू आर अकाउंटेबल फॉर whatever your role is in the organization. The best part of cooperatives is the autonomy and independence. They are not dependent on any private company. They are not dependent on any government. So they could seek support from the government. They could seek support from
private agencies, they could seek support from the judiciary, but then it's not necessary that they have to be dependent on anybody. Or this has been the reason why cooperatives in the US have become strong enough to fight with private players. And all these private players have been existing for hundreds of years. और इन लोगों के लिए काफी आसान होता है अपने selling price को कम कर देना to fight with all these collective action that is taking place, to ensure that these collective actions die. But then, given the structure, given how things have been in the past, uh, a lot of farmers have shifted towards um, joining the cooperative movement, joining other cooperatives. And since इनके numbers बढ़ गए हैं, इनके भी selling prices कम हो गए हैं, and they have been able to compete with private players. Another important principle is education, training and information. आप अगर किसी cooperative में join कर रहे हैं, it becomes your responsibility to ensure that other farmers, other farm laborers get educated, get trained and get the information about what this model is, how they can help themselves, what are the things like मुझे पता चल गया कि इस fertilizer को इस crop के लिए ऐसे use करना है. In a normal scenario, फार्मर्स आजू बाजू के फार्मर से शेयर नहीं करते, बट इफ यू आर मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव, अगर आप इस किसी भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में हैं, even if there are people who are not a part of your cooperative, it becomes a moral obligation for you to share your information with others, because this community is about helping other farmers improve their economic conditions as well. Um, and unlike private companies, cooperatives don't compete amongst each other, they cooperate amongst each other. अगर इंडिया की अलग अलग स्टेट के हम डेयरी इंस्टीट्यूशंस को ले लें, और अगर ये सारे के सारे कोऑपरेटिव्स होते, तो वो एक दूसरे के साथ compete नहीं करते हैं, वो सारे अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, बट देन दे आल्सो वुड हेल्प other cooperatives improve their like if जैसे मान लीजिए कि बिहार और झारखंड में उनकी अपनी अपनी डेयरी के कोऑपरेटिव्स हैं, तो अगर झारखंड की कोऑपरेटिव कैन नॉट ऑपरेट आउटसाइड झारखंड बट दे आर नॉट competent enough, बिहार की कोऑपरेटिव, उड़ीसा की कोऑपरेटिव will help them if they are in a better situation. And the most interesting one of the most interesting fact about these principles is like India में self-help groups हैं, and what happens in a self-help group, like every member of that self-help group, which is a form of cooperative, is आप एक दूसरे के लिए concern रखते हैं. अगर आपकी community में कोई कुछ specific करना चाहता है, तो आप उसको support करते हैं, and that's a very important principle of cooperatives, which is very prominent in agricultural cooperatives in several countries. What are the benefits of agricultural cooperatives for farmers? There's increased bargaining power. आप मार्केट में कई बार सुनते होंगे फार्मर्स जा रहे हैं और उनको एमएसपी नहीं मिल रहा, और कई बार वो अपने प्रोड्यूस को फेंक देते हैं, सड़कों पे क्रश कर देते हैं, because they are going alone and trying to bargain for prices. But if it was a cooperative, and अगर वो cooperative collectively market में कुछ price demand करना चाहेगा, they would have a much better bargaining power, improved access to resources. अगर एक अकेला फार्मर, मतलब देर आर 100 फार्मर्स और हर कोई एक एक ट्रैक्टर खरीद रखा है, हर किसी ने एक एक ट्रैक्टर खरीद रखा है, हर कोई अपनी अलग स्टोरेज फैसिलिटी बिल्ड कर रहा है, अब अलग अलग टेक्नोलॉजीज परचेज कर रहा है, तो everybody incurs that fixed cost. But in cooperatives, when people work together, although this happens in India as well, like despite the existence of a cooperative structure, कई farmers अपने resources pool करते हैं, but then in a cooperative it becomes mandatory, और instead of buying 100 tractors, हो सकता है दो ट्रैक्टर में काम चल जाए.
तो दैट वुड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द इनपुट प्राइसेस। और ऐसे और भी बहुत सारे रिसोर्सेज का एक्सेस इम्प्रूव हो जाता है फॉर पीपल हु आर अ पार्ट ऑफ कोऑपरेटिव्स। जैसे कि मैंने पहले शेयर किया, पीपल शेयर नॉलेज एंड एक्सपर्टीज विद अदर्स, देयर इज अ वैल्यू एडिशन, like uh, given the storage facility and all the progress that cooperatives can make, आप एक छोटे-छोटे जगहों पर छोटे-छोटे स्टोरेज हाउसेस में जो आपने खुद से बिल्ड किया है, या विदाउट स्टोरेज हाउसेस अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को सेव कर रहे हैं, अम, एक अम, there are a lot of things that can cause problems to your products, like to farmers products, but like a larger, more organized storage facility can provide a much better place for storing all the things. um, like there are a lot of risks, like prices fluctuate करते हैं, climate change है, weather change होता है, diseases spread होती हैं, इस तरीके के और भी बहुत सारे रिस्क हैं। जो एग्जांपल मैंने शेयर किया कि जब ट्रैक्टर्स परचेज किया लोगों ने और प्राइसेस बढ़ गए थे फ्यूल के, सो देयर आर सेवरल रिस्क्स दैट फार्मर्स फेस। एंड लाइक फार्म बिल्स की भी बात करें, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट नन ऑफ द पॉलिसीज इन थियरी वर बैड, लेकिन डर था फार्मर्स को कि अगर हम इन पॉलिसीज को अप्रूव कर देते हैं और अगर हमारा सारा जो उपज है वो प्राइवेट प्लेयर्स ले जाएं, और ऐसा हुआ कि आगे जाके अम, हमारे लैंड छीन लिए जाएं, तो इस तरीके के बहुत सारे डर थे फार्मर्स के माइंड में। सो दीज आर वेरियस काइंड्स ऑफ रिस्क जो एग्जिस्ट करता है, एंड if farmers are together in the form of a cooperative, um, वो सारे रिस्क मैनेज किए जा सकते हैं। देयर आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो इंडिया में कोऑपरेटिव्स को कई जगहों पर प्रोड्यूसर ओन एंटरप्राइजेस, प्रोड्यूसर ओन कंपनीज करते हैं, कहते हैं, लाइक फार्मर ओन कंपनीज और समथिंग लाइक दैट। सो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैंने जो पढ़े और ऑब्जर्व किए, लाइक कई जगहों पर, कुछ-कुछ जगहों पर केवल एक मेंबर से भी कोऑपरेटिव फॉर्म हुआ है। बट इन सम कंट्रीज़ लाइक इंडिया, अ, आपको 10 मेंबर्स की ज़रूरत है कोऑपरेटिव फॉर्म करने के लिए। इथियोपिया में 50 मेंबर्स की ज़रूरत है। यूनाइटेड स्टेट्स में 3 मेंबर की ज़रूरत है। तो the reason that this varies in different countries is based on the laws that those countries have. Like India और US जैसी countries में बहुत सारे cooperative laws हैं। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, इतना ज़्यादा सपोर्ट है कि आपको उतना ज़्यादा वरी नहीं करना पड़ता। अगर आप नए-नए फार्मर हैं या नए-नए कोऑपरेटिव के मेंबर बनना चाह रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में आपको बहुत सारा सपोर्ट है इस चीज़ को लेकर, जो कि इंडिया में लैक करता है। ऑस्ट्रेलिया में देखिए तो वहाँ पर बस एक सिंगल नेशनल लॉ है, जो वहाँ की कोऑपरेटिव्स को हेल्प करता है। नेदरलैंड्स, जो कि नेदरलैंड्स में अलग-अलग प्रकार के कोऑपरेटिव्स डेवलप हुए हैं। इवन फॉर ऑर्गेनिक फार्मर्स उन लोगों ने एनवायरमेंटल कोऑपरेटिव्स डेवलप किया है जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चरल मेजर्स यूज़ करते हैं। तो वहाँ कोई डेडिकेटेड कोऑपरेटिव एक्ट नहीं है, फिर भी अ, ये उनके कोऑपरेटिव्स फंक्शन करते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। अम, इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। एंड अ कंट्री लाइक इंडिया की जो वर्किंग पॉपुलेशन है इन एग्रीकल्चरल सेक्टर इज़ द हाईएस्ट, लाइक 43% के आसपास लोग इन्वॉल्व हैं इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर में। बट कहीं भी दुनिया में अगर डिस्कशन होता है किसी भी इंडियन कोऑपरेटिव मॉडल का, तो एक ही नाम उठकर आता है, अमूल। एंड अमूल हैज़ बीन इन इंडिया फॉर सो लॉन्ग, येट आज तक वो मॉडल और जगहों पर अप्लाई नहीं हो पाया है, एंड दैट टू मी इज़ अ मेजर कंसर्न। इन डेवलप्ड कंट्रीज हम देखते हैं कि आई लिस्ट डाउन सम कंट्रीज जहाँ पर कोऑपरेटिव्स डोमिनेट द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इवन दो
there are private players who would process and market and sell the products, but जो production है, जहाँ input purchases से लेके selling of the produce is mostly dominated by cooperatives. But in underdeveloped economies, we see a lot of private companies handling all these agricultural produce. Like वो directly जाके contract में आ जाते हैं farmers के साथ, और वो direct करते हैं farmers को कि क्या produce करना है, कैसे produce करना है और कितने prices में sell करेंगे. And despite uh, it being obvious that countries like India should actually have a lot more cooperatives. Cooperatives should play a major role, but we don't see that happening. Uh, like in developed economies, we see all these cooperatives having large business sizes, but in countries में आप farmers को you won't see farmers fighting to become board members. You won't see farmers wanting those big positions. But that um, is a challenge in a country like India. Like छोटी सी cooperative होगी, हर इंसान, most farmer would want to become the board member of that cooperative. And oftentimes compared to developed economies, India में हैं हजारों cooperatives, but बहुत सारे ये सारे cooperatives छोटे छोटे sizes में हैं. Um, Indian cooperatives may, like as I said, like the participation of farmers is much lower when and that's the case with a lot of other developing economies. China काफी steps ले रहा है इस direction में to increase their farmers to form cooperatives. These are some countries. United States is the only country that stands somewhere close to India's agricultural production. But ये सारी countries हैं जहाँ पर cooperative movements हुए हैं, revolutions हुए हैं, and France, Germany, US, Japan, Taiwan, Korea, and the Netherlands. इन सारी countries में का cooperative model हम सभी को स्टडी करना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरीके से इन लोगों ने प्रोग्रेस किया है और कैसे इन्होंने अपने फार्मर्स के लाइफ को इम्प्रूव करने के मेजर्स लिए हैं. Like in establishing cooperative in India would have all these challenges. The most important, जिसको मैंने सबसे आगे रखा है, social and cultural factors, which includes low awareness and participation of people in such an institution. There are social inequalities like be it economic inequalities or cultural or caste-based or religious differences that people have, that prohibits farmers to come together. But then India ज़्यादा divisions African countries में है, उनके tribes और ज़्यादा stricter हैं हमारे Indian inequalities से compare करें तो, और उन लोगों ने भी cooperatives form किया है. तो जब वो कर सकते हैं तो हमारे यहाँ इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों है? There are issues with governance and management, and there's lack of professionalism, like some of which that I spoke about in the past. There's political interference, be it bottom up or top down. There are all sorts of political interference. Even Amul that exists in the form of a cooperative has a lot of government influence, influencing the way Amul does its work. So Indian cooperatives जो exist भी करती हैं, वो independent नहीं है. So that is another challenge. There are funding issues that I believe are very short term and can be solved easily. And the next thing, the infrastructure as well. I think if at all there should be some efforts from the government, it should be to improve the funding and infrastructure that could help farmers and farm laborers in India to form cooperatives. Towards the end of my presentation, like first two are my recommendations. Like मैं और भी चीजें लिख सकता था, but मैं चाहता हूँ कि अभी इसके ऊपर
थोड़ा डिस्कशन हो हम सभी के बीच की apart from enhancing farmers education and awareness about cooperatives, and apart from just creating supportive policy environment for cooperatives, what can we as members of Gyanotsav do to help ensure that एक दिन ऐसा आए at least starting with Bihar, uh, we don't see any farmers suiciding for any of the reasons that um, I had shared in the slides earlier. The floor is open for all now. थैंक यू ऋषभ फॉर वंडरफुल प्रेजेंटेशंस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मुझे लगता है कि अगर हम यूएस की बात करें, जस्ट बारिंग फ्रांस, जो प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है जो लोग डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, वो बहुत कम है। यूएस में इट्स अराउंड 5 to 6%, Actually, इवन इन less than जर्मनी इट्स नॉट 2%. दैट हाई। या सो US में इवन less इन than 2%, less than 2% of American population is यस involved in farming, और इंडिया में एग्जैक्ट 43%. एग्जैक्टली, तो इनफैक्ट 47 अगर अब Oh, लेट्स गो मोर प्रिसाइसली। okay. या सो बेसिकली सरप्राइजिंग बात यह है कि यूएस में अगर 2 to 3% लोग इतना बार्गेनिंग कर पा रहे हैं कॉपरेटिव के थ्रू, दिस अ बिग थिंग। और अगर आप फ्रांस में है, फ्रांस में मानता हूँ कि ठीक है, फार्मर्स की पकड़ बहुत मजबूत रही है पहले से ही, दे आर वेरी स्ट्रांग देयर। बट इंडिया में जहां पर 47% के आसपास फार्मर्स हैं टोटल वर्कफोर्स का, तो वहां पर जहां प्रॉब्लम्स भी प्राइस की ज्यादा है, इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, क्यों नहीं अच्छे से डेवलप किया? तो मुझे एक दो कमेंट है और मैं क्वेश्चन से भी शुरू करूंगा, बाद में फ्लोर ओपन करता हूं। मेरा पहला ये है, इंडिया में ऑल्सो देयर इज अ रजिस्टर्ड सिस्टम, एफपीओज, ओके, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, हाँ, हाँ, और कई जगह उसके रोल को लेकर बात हो रही है। हाँ. बट वेरी सरप्राइजिंगली इट्स लिमिटेड टू वेरी फ्यू स्टेट्स लाइक Punjab and others. Mhm, And in fact, the role of FPOs are not that significant. In fact, recently, if you see the movement, it was mhm. not only FPOs, it was a political movement. Yeah, All farmers from all group of, yeah. all states and all different group of cooperatives come together, and then they started protesting against the government's ruling and that program, actually, that scheme. Mhm, तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि आखिर भारत में, ठीक है, कल्चरल बहुत सारी चीजें हैं, बट जब फार्मर्स की हालत खराब है, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि फॉर लार्जर पार्ट ऑफ न्यू लिबरल रिफॉर्म फ्रॉम 1991, mhm, आप देखेंगे सारे इंडिकेटर्स ऑलमोस्ट फॉल कर रहे हैं, mhm. एक्सेप्ट जो आपने कहा 2007 to 11 12 प्रिसाइसली, इसमें कि हाँ, हाँ. प्राइस, इंटरनेशनल प्राइस भी पॉजिटिवली मूव कर रहा था, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर एग्रीकल्चर वाज मूविंग अप, Yeah. इट वाज बेटर। Mhm, और कुछ क्रेडिट के भी डिफ्यूजन डिफरेंट तरीके से हुए थे, बट लार्ज पार्ट ऑफ large period from 19 since 1991 remains more or less adverse to farmers India, but yet अभी तक कोई फार्मर्स मूवमेंट क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक mhm, है। इनफैक्ट आप कोऑपरेटिव की बात करते हैं, आप कलेक्टिव एक्शन पहली बार देखा गया अभी, mhm, बट लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री अभी भी उसमें नहीं जा रहा है। तो मुझे ये लगता है कि देखिए रीजन क्या है, क्योंकि एक मुझे ये लग रहा है कि सेल्फ एम्प्लॉयड है सारे लोग, स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, mhm. और इनका कॉमन ग्राउंड नहीं बन रहा है, इनके प्रॉब्लम्स कलेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड बेसिकली एट लोकल लेवल कि एक्चुअली लार्जर प्रॉब्लम्स क्या है। मुझे Mhm, लगता है 3 लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं। एक तो इंटरनेशनल लेवल पे, जब mhm, आप डब्ल्यूटीओ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ और बाकी के थ्रू आप प्राइस को डंप करते हैं, आप mhm. एक तरफ यूएस और यूरोप में सब्सिडीज दे रहे हैं, प्राइस को डिप्रेस करते हैं इंटरनेशनली, उनका असर विद कंपलसरी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, उसकी जो प्राइस है वो डंप होती है इंडिया में भी। Yeah. उसके बाद इंडिया में भी प्रॉब्लम ये होती है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग पॉलिसीज है, वहां Mhm, पर प्रॉब्लम होती है किस लेवल पर प्रोक्यूरमेंट है, फिर ये लोकल लेवल पर होती है फार्मर की बार्गेनिंग पावर क्या है, mhm. इंडिविजुअली लोग बार्गेनिंग करते हैं। तो होता क्या है कि इन सारे को ज्वाइंट्स करके फार्मर्स समहाउ रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअली लार्जर इश्यूज क्या है। हाँ. तो कैसे कलेक्ट किया जाए, मेरा 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 इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, कि Mhm, एक तो ये है कि भाई 70 सालों में प्रॉब्लम फेस हो रहा है, बट क्यों एटलीस्ट, ठीक है मैं मानता हूं कि बहुत नहीं हो, बट एटलीस्ट 20% फार्मर्स शुड बी कलेक्टेड ऑन दैट ग्राउंड। तो क्या फंडामेंटल आपको लग रहा है प्रॉब्लम्स है इंडिया में? पहला क्वेश्चन मेरा वही है। दूसरा है कि एफपीओज, ऑलरेडी वी हैव एफपीओज, बट स्टिल mhm, जो मेंबरशिप है, जो उसका एक्सपेंशन है, दैट्स वेरी लिमिटेड।
एंड थर्ड जो मैं चाह रहा हूँ स्टार्ट करना वो है कि अगर आप रिसेंट कलेक्टिव एक्शन को देखेंगे, बहुत मैसिव कलेक्टिव एक्शन था अगेंस्ट फार्म लॉज। ठीक है, 1.5 साल तक फार्मर्स ने इंडिया के सबसे प्रोमिनेंट नेशनल हाईवेज को टोटली ब्लॉक करके रखा। एंड इनफैक्ट ओनली आफ्टर 1.5 years, इवन जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्टोरल प्रेशर, तब गवर्नमेंट ने उसे विड्रॉ किया। 1.5 साल लगे इतने मैसिव आंदोलन को इफेक्टिव होने में। तो आपको लगता है कि अभी के समय में फार्मर्स अगर छोटे छोटे लेवल पर आएंगे तो क्या वो इफेक्टिव होगा उस लेवल पे? वहां से मैं शुरू करता हूँ, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे। पहले आप। तो आई थिंक इंडिया में जो मूवमेंट्स होते हैं फार्मर्स के आर मोस्टली पॉलिटिकली ड्रिवन। इवन जो फार्मर यूनियंस हैं कई जगहों पर जाते हैं, ऑल्दो लाइक पिछले जो 2020 के जो फार्मर मूवमेंट हुए थे, जो कलेक्टिव एक्शन हुआ था, उन लोगों ने अवॉइड किया था किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट करना। एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप अपने आप को एफिलिएट नहीं कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर साइड से, और आप केवल फार्मर के इश्यूज की बात कर रहे हैं। एंड अ लॉट ऑफ फार्मर्स फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज केम टुगेदर। बट आई थिंक मूवमेंट एक चीज होती है, और मुझे हमेशा वाजपेयी जी का वो सेंटेंस हमेशा याद आते रहता है, दिमाग में रिंग करता है कि सरकारें आएँगी, जाएँगी, पार्टियाँ बनेंगी, टूटेंगी, लेकिन देश बना रहना चाहिए। सो फार्मर्स हमेशा बने रहेंगे, सरकारें आएँगी, जाएँगी, पार्टियाँ बदलेंगी, आइडियोलॉजीज़ चेंज होंगी, फार्मर्स विल ऑलवेज़ रिमेन। एंड अगर फार्मर्स खुद से एकजुट नहीं होते हैं, तो उनको तोड़ा जा सकता है, उनके लाइवलीहुड को अफ़ेक्ट किया जा सकता है। एंड आई थिंक सबसे बड़ा हर्डल अ, जो फार्मर्स फेस कर रहे हैं इज़ दे आर नॉट बीइंग एजुकेटेड इन द राइट डायरेक्शन। दे आर नॉट इंट्रोड्यूस्ड टू दीज़ कॉन्सेप्ट्स। अब जो मोस्टली आई थिंक सारी वुमेन हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, जिस तरीके से सरकारों ने उसको आगे बढ़ाया, जिस तरीके से बहुत सारी एनजीओज ने इस इंफॉर्मेशन को आगे शेयर किया, और दैट्स हाउ thousands of self-help groups performed in India. I think a similar step is required in this direction. अगर हम जैसे एक-एक आइडिया मेरे दिमाग में ये है कि we can invite people from the United States, from France, and मेरे प्रोफेसर काफ़ी एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, काफ़ी ज़्यादा साइटेड हैं, और इनके जो स्टूडेंट्स हैं जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, हम इन लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, अपने एक्सपर्ट्स को, अपने फैकल्टीज़ को, इंडिया के जो लोग हैं एक्सटेंशन में जो काम करते हैं, नॉन प्रॉफिट्स में काम करते हैं, इनको ट्रेन करने के लिए, और एक लार्जर मूवमेंट शुरू हो जहाँ पर हम ट्रेन करें। एक अवेयरनेस कैंप शुरू किया जाए जो कि बहुत वाइड स्प्रेड हो। आई थिंक दैट विल आंसर लाइक बोथ द फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, उनको सपोर्ट मिलेगा। लास्ट ईयर मैं एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है इन महाराष्ट्र। अब वो मार्केटिंग कोऑपरेटिव है, और ये क्या करते हैं कि जो बहुत सारे छोटे-छोटे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ हैं, अराउंड 70 कंपनीज़ को या कुछ इन लोगों ने कंपाइल कर रखा है, और इनमें केवल फार्मर्स हैं। बट मार्केटिंग कोऑपरेटिव जो है, इसमें आपको मार्केटिंग पढ़े हुए स्टूडेंट्स, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग आके काम करते हैं, और वो हेल्प कर रहे हैं इन फार्मर्स के प्रोड्यूसर्स को बेटर प्राइसेस में बेचने के लिए। तो आई थिंक हर्डल्स हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फार्मर्स को ये रियलाइज़ करवाना होगा कि केवल जाके सड़क जाम करने से आपका लाइफ नहीं इम्प्रूव होने वाला। आज आप किसी चुनाव के पहले किसी सरकार से आप पॉलिसी चेंज करवा सकते हैं, बट इज़ दैट एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू? A lot of these politicians are funded by private companies. तो वो क्या जिनसे पैसे मिल रहा है उनके लिए काम करेंगे, या जिनसे वोट मिल रहा है उनके लिए काम करेंगे? तो वोट देने वालों के लिए पॉलिसी चेंज कर सकते हैं टेम्परेरीली, लेकिन काम
will always be in favor of these private institutions. So I think that's my answer. गुड गुड, थैंक यू। मैं बाकी लोगों से अनुरोध करूंगा कि बहुत प्रिसाइज क्वेश्चन, तेजकर जी आप स्टार्ट करें, प्रिसाइज क्वेश्चन हो, मेरा रिक्वेस्ट यही है, एक दो लाइन। या तेजकर जी म्यूट है, आप म्यूट हैं। अच्छा, हाँ, नाउ कैन यू हियर मी? हाँ Yes. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैंने बहुत ध्यान से इनका सुना है, और इट्स बेसिकली ए वेरी गुड प्रेजेंटेशन, and purely from a point of view of an economist, that too a Western economist. Now, he has not cited any work that has been done in this sector in India or in Bihar. तो एक तो इनको वो भी देख लेना चाहिए। बिहार में कोऑपरेटिव मूवमेंट कब रहा, कैसा रहा, क्यों फेल हो गया, इसको भी थोड़ा ध्यान में लेना चाहिए, क्योंकि जब वेस्ट से आप कंपेयर करेंगे तो सारा का सारा चीज यहाँ पैरामीटर्स इंपोज नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स कब से शुरू हुए हैं, क्यों शुरू हुए हैं, कब उनका निदान हुआ, और फिर क्यों हो गया बहुत बड़ा, ये चीज बहुत ही आराम से देखना पड़ेगा। एंड दैट इज बिकॉज आई एम ए स्मॉल स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, so I can't give you the things in that perspective. But sociological point of view से मैं कह सकता हूँ, historical point of view से, contemporary history की मैं बात करूंगा तो मैं cooperatives की बात करूंगा, rise of cooperative movement in Bihar and fall of cooperative movement in Bihar, because every cooperative led to a dream for the leaders to get entry into political realm. Yeah. और जब भी कोई बड़ा कोऑपरेटिव बना तो उसका यूज एक वोट बैंक की तरह होने लगा, और उसके लीडर्स अपना एक पॉलिटिकल एस्पिरेशंस लेकर चले, और इसलिए बिहार में फेल किया। उसके इकोनॉमिक्स के भी अलग अलग रीजंस रहे हैं, तो यू मस्ट लुक एट सम ऑफ द पेपर्स, एटलीस्ट 2-3 आई कैन साइट यू। एक नेशनल काउंसिल ऑफ कोऑपरेटिव ट्रेनिंग हुआ करती है, उसमें 1991 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हुआ करते थे, कम्युनिस्ट थे, चतुरानंद मिश्रा, ये हार्डकोर सीपीआई एम लीडर, दरभंगा से, मधुबनी से जीतते थे। और उनके आग्रह पे मेरे पिता, जो कि एक सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट बना करके दी थी, कोऑपरेटिव्स में ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए। फिर उन्हीं का एक पेपर है जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में उन्होंने आईएएस ट्रेनीज को दिया था, ये कोऑपरेटिव फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे। तो ये सब इश्यूज रहे हैं, कुछ मैंने भी लिखे हैं, 18th सेंचुरी के भी रिकॉर्ड्स है, और अभी ज्ञानोदय के साथ मिलकर के हम लोग, ज्ञानोदय के एक पार्ट होते हुए हम लोग 1901 to 1911 का कैडेस्ट्रल सर्वे रिपोर्ट्स ऑन विलेज नोट्स, ये हम लोग स्कैन कर रहे हैं, और वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ऑन फार्म प्रोड्यूस, गांव किस किस रेवेन्यू विलेज में कैसा रहा है, इसको क्वांटिफाई करने का। तो वो सब भी कर रहे हैं, होगा, लेकिन ये अच्छी इनिशिएटिव है, एक काम अच्छा हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तेजकर जी, ये तो कमेंट था, बहुत ही अच्छा सजेशंस है कि इनफैक्ट ये देखने की जरूरत है कि भारत में किस तरह से चीजें शुरू हुई और फेल हुई, क्या क्या रीजंस थे। वो रीजंस डेफिनेटली वेस्टर्न से डिफरेंट हो सकता है, यहाँ की सोसाइटी भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, बाकी से तो अलग तरीके से देखने की जरूरत है। आप जरूर आप इस पर 2-4 लाइन बोलिएगा, मैं कलेक्ट कर लूँ क्वेश्चंस, अगर और भी किसी के क्वेश्चंस है तो। और भी किसी के क्वेश्चंस है? मनीष जी प्लीज, या वेरी ब्रीफली। यस, हेलो, हाँ क्या सर सुन पा रहे हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल। जी जी सर, सबसे पहले तो ऋषभ भैया को शुक्रिया, कितना लाजवाब उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है। और सर मेरा जो क्वेश्चन है वो अवनीश सर से ही जुड़ा हुआ है। जो बात अभी अवनीश सर कर रहे थे, कलेक्टिव एक्शन और एक तरीके से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है सोशल मूवमेंट या किसान आंदोलन को लेकर, तो सर प्रश्न ये है कि क्या खासकर कुछ ही रीजन के जो किसान हैं उनका जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है और एक कलेक्टिव एक्शन है, वो अन्य क्षेत्रों में क्यों स्प्रेड, मतलब एक तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन क्यों नहीं हो पा रहा है उस चीज का? सपोज है, जैसे हम लेते हैं, जब हम पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश या हरियाणा पंजाब की बात करते हैं, तो उन किसानों का जो मुद्दा है उसके सेंटर में जो प्रश्न है, या जो कहा जाए कि सरकार के नीतियों
को, या कहा जाए कि उसके मुखालफत में जो चीजें हैं वो अन्य क्षेत्रों में क्यों नहीं हो पा रही? अम, हाँ, मुझे लगता है ऋषभ जी आप, हाँ, और तो ओके क्वेश्चंस नजर नहीं आ रहे मुझे। ओके ठीक है, आप रिस्पॉन्ड अम, कीजिए। हाँ, तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मुझे और ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है। मैंने थोड़ी बहुत करी है, एनसीसीटी के बारे में भी थोड़ा-सा मैंने एक्सप्लोर किया है, एंड एनसीसीटी एग्ज़िस्ट करता है कई सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया में, और काफ़ी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं वो लोग, और आई थिंक इन सब का ही नतीजा है कि ये हज़ारों कोऑपरेटिव्स इंडिया में एग्ज़िस्ट करते हैं। कई जगह पर बहुत छोटी-छोटी सब्ज़ी मंडियाँ हैं जो एज़ अ कोऑपरेटिव काम कर रही हैं, जहाँ पर फार्मर्स आ रहे हैं, आके अपनी चीज़ों को बेच रहे हैं। अम, जो पता नहीं यहाँ पर कितने लोग अम, में गए पटना गए हैं, कंकड़बाग कॉलोनी गए हैं, बट मेरा बचपन से आना-जाना रहा है, और जिस तरीके से उन जैसी सब्ज़ी मंडियाँ जैसे कंकड़बाग कॉलोनी में हैं, या और भी जगहों पर ये जो छोटी-छोटी सब्ज़ी मंडियाँ जहाँ फार्मर्स साथ में आते हैं, और उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है कि क्या प्राइस सेट करना है। ऑल्दो मार्केट में एक प्राइस चल रहा है, लेकिन अगर 4 फार्मर टमाटर बेच रहे हैं, वो चारों फार्मर सेम प्राइस में बेचेंगे अनटिल अनलेस उनका अम, से जब प्रोडक्ट्स खत्म होने वाले हैं, और थोड़ा बहुत बच गया है, क्वालिटी खराब हो गई है, तो अब उनको अब निकालना है बचा-कुचा, तब फिर वो शायद प्राइसेज़ अपने कम कर दें। बट एक एक यूनियन हो जाता है लोगों का, आपस में एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आप एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और आई थिंक इंडिया में ये छोटे स्केल पर जो होता है, ये लार्ज स्केल पर नहीं होता, एंड आपने बहुत सही तरीके से पॉइंट आउट किया कि कुछ रीजन्स में है, एंड आई थिंक इट इज़ बिकॉज़ प्रोबेबली कोई और इंस्टीट्यूशन इस तरीके का एक्ट कर रहे हैं, वो जाके वहाँ पर लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। अब पंजाब में पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है। अ, जहाँ पर ऑल्दो एग्रीकल्चरल साइंसेज़ के रिसर्च वगैरह होते हैं, लेकिन वहाँ के साइंटिस्ट अम, हर साल ये बस एज़ एन एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ। हर साल सारी दुनिया में जाकर अलग-अलग कॉन्फ्रेंसेज़ अटेंड करके, अलग-अलग समिट्स अटेंड करके चीज़ें सीख रहे हैं। और उनको कई बार कहीं से किसी को मैं एज़ एन इकोनॉमिस्ट, मुझे पहले कुछ आइडिया नहीं था कलेक्टिव एक्शन के बारे में, और जिस कोर्स में मैंने सीखा कलेक्टिव एक्शन और कोऑपरेटिव के बारे में, वो एक प्रोफ़ेसर जो इकोनॉमिस्ट हैं, बट देन पिछले 20 साल से उन्होंने सोशियोलॉजी पर बहुत ज़्यादा काम किया है, लाइक यूज़िंग सोशियोलॉजिकल मेथड्स, एंड मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड इन माय लाइफ मैं खुद सोशियोलॉजी की ओर डेल्व करता जा रहा हूँ, बिकॉज़ आई एम फाइंडिंग the way they find answers to a lot of problems are much different and better than how economists have been doing for ages. Um, so I think to finally like address in one small sentence ki how can these a collective action of some regions spread to others is getting in touch with those people and ensuring कि वो आके अगर एक फार्मर आके किसी और फार्मर को कुछ चीज़ बताता है, they are more they'll be more willing to accept that than me as a PhD student coming from United States and talking about this problem. So, एक uh, ऋषभ जी, एक क्वेश्चन आया है, अमर ज्योति हैं, जी, डू वी हैव ट्रेड ऑफ बिटवीन शॉर्ट टर्म कॉस्ट, द यूजुअल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद फार्मिंग, hmm. vis-a-vis term benefits which can come from cooperatives, more so that the farmers may not be the tillers of the land in India. So कोई short term, आप अमरज्योति जी आप है वहां? सो इनफैक्ट जब तब तक वो है तो मुझे लगता है क्वेश्चंस बहुत अच्छे से फ्रेम यहाँ नहीं हो रहा है. इफ यू कैन गेट इट, मैं यू कैन आंसर. अवरीन जी एक हाँ लाइन से बोलना चाहूंगा। हाँ बताइए. हाँ हाँ बताइए. अवरीन जी मैं बोलूं? हाँ हाँ अच्छा, बताइए. अवनीन जी मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि यदि कभी भी ऋषभ महेंद्र बिहार में कोई जमीन पर एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो ज्ञानोत्सव और अनादि फाउंडेशन की तरफ से उन्हें हम लोग पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है।
यदि कभी इसके ऊपर काम करना चाहें तो हम लोग फिर आगे बात करेंगे, और इस अवधारणा को जमीन पर उतारने में हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल। मुझे लगता है ऋषभ जी, ये जो आपने सोशोलॉजी वाली बात कही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इलेक्शन का मुद्दा है, जो कलेक्टिव एक्शन का मुद्दा है, कई बार वो भटक जाता है। कई बार हम कास्ट, धर्म और ऐसी चीजों को सामने ले आते हैं जिसमें असली मुद्दा छुप जाता है। अगर मैंने अभी रिसेंटली देख रहा था, जो फार्मर्स को जो पैसे जा रहे हैं, 6,000 रुपया फार्मर सशक्तिकरण योजना, एग्जैक्टली आप पाएंगे कि जो इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर में वो डाउन हो गया है। इस बेसिकली इस फार्मर्स के ही जो पैसे थे वो एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो रहे हैं। तो लेकिन चीजें कई बार सामने नहीं आ पाती है, मुद्दा कहीं और भटक जाता है। मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो यहाँ पर है इंडिया में, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल इसमें है। बिल्कुल, अगर आप ग्राउंड पे आके फील्ड वर्क करना चाहें कि किस तरह से हो रहा है, तो ज्ञानोत्सव एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है। मुझे लगता है आप क्लोजिंग रिमार्क्स दे दें एक दो, और हम लोग का टाइम ऑलरेडी ओवर हो गया है। सो 2 मिनट पे फिर हम लोग क्लोज कर देंगे इस सेशन को। तो, ऋषभ जी। तो जी, तो बहुत ब्रीफली अमरज्योति जी की बात का मतलब को एड्रेस करना चाहूँगा कि हाँ, अम, ये शॉर्ट टर्म जो प्रॉब्लम्स हैं, जो शॉर्ट टर्म कंसर्न्स हैं, हम उनको एड्रेस कराने के लिए सपोर्ट ले सकते हैं सरकारों से। हम उनको एड्रेस कराने के लिए एनजीओज़ का सपोर्ट ले सकते हैं, जो बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड्स ऑफ फार्मर्स। बट देन अ लॉट ऑफ टाइम्स वो बहुत शॉर्ट टर्म है। सस्टेनेबिलिटी नहीं है उन सब चीज़ों की, बिकॉज़ इंडिविजुअल फार्मर्स को सपोर्ट मिल रहा है। दे आर नॉट फॉर्मिंग अ कलेक्टिव टुगेदर। अम और मैंने एक ग्रांट के लिए अप्लाई किया था यहाँ पर, ताकि मैं इंडिया में जाके फार्मर से बात कर सकूँ, स्टडी कर सकूँ। और अराउंड $3,000 एक ग्रांट से, और क्लोज टू $1,000 एक और ग्रांट से मुझे मिलेंगे। और मैं आऊँगा इंडिया इधर टुवर्ड्स द एंड ऑफ समर, और बिटवीन अगस्त टू दिसंबर। और मेरे दिमाग में है, और मैं डेफ़िनेटली रीच आउट करने वाला था ग्रुप पर टू सीक सपोर्ट, कि हम ऑन ग्राउंड जाके इस इश्यू को एड्रेस करें, कुछ फ़ोकस ग्रुप इंटरव्यूज़ करें, कुछ ट्रेनिंग्स करें फार्मर्स की और पीपल इन्वॉल्व्ड इन दिस सेक्टर, ताकि हम धीरे-धीरे इस मूवमेंट को कंसेप्चुअलाइज़ कर सकें, लेकर आ सकें हम ग्राउंड पर। धन्यवाद हेलो। ऋषभ जी। इट वाज रियली एक्साइटिंग। मुझे लगता है कि काफी इसकी जरूरत है, क्योंकि अभी कई जगह फार्मर्स प्रोड्यूसर हाँ, ऑर्गेनाइजेशंस और अलग तरह के मूवमेंट की बात चल रही है। कलेक्टिव एक्शन, खास करके जिस रिसेंट कलेक्टिव एक्शन की सफलता ने इसके प्रोस्पेक्ट्स को और अधिक बढ़ा दिया है। अभी सारे लोगों के लिए इस तरह के कलेक्टिव एक्शन, इस तरह के कोऑपरेटिव के फॉर्मेशन जो है बड़े विकल्प के रूप में सामने आ रहे हैं। तो उस संदर्भ में आपका ये पेपर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और डेफिनेटली, एज प्रदीप जी हैज ऑलरेडी सेड दैट, आप आप आए, हम लोग के साथ और शेयर करें, लोगों के ग्राउंड रियलिटीज जानें, और उसको आप अपने थीसिस में भी करें और कुछ यहाँ के फार्मर्स मूवमेंट में भी कंट्रीब्यूट करें। बहुत सही रहेगा। और इसी नोट के साथ मैं क्लोज करता हूँ इस सेशन को। आप जो रिकॉर्डिंग